हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत और इस सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक, पावला और स्किनर से संबंधित अधिगम के सिद्धांत के बारे में। ये बहुत ही इजी नोट्स है और मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और एक बार में ही आपको याद हो जाए। थ्योरीज़ को पढ़ाने के बाद मैं इस वीडियो में 50 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम के सिद्धांत थॉर्नडाइक, पावला और स्किनर। प्रस्तावना में हम अधिगम के बारे में देख लेते हैं कि अधिगम क्या है। सीखना, जिसे हम अधिगम कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। यानी धीरे धीरे जब हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में भी बदलाव आता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जन्म से ही हम नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं। इस लेख में दो बड़े प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं कि लोग कैसे सीखते हैं। पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा है ज्ञानात्मक या क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। अब हम देखते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत में सीखने को उद्दीपक अनुक्रिया के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है पहले कोई घटना या चीज़ होती है जिसे उद्दीपक कहते हैं, इसके बाद सीखने वाला प्रतिक्रिया करता है और अगर प्रतिक्रिया सही हुई तो वो संबंध मजबूत होता है। यानी कि पहले कोई घटना होती है और हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन अगर हम उस घटना पर जो प्रतिक्रिया करते हैं वो सही होती है और हमें उससे संतुष्टि मिलती है तो हमारा उस उद्दीपक से जो संबंध होता है वो मजबूत होता है। यानी वो कार्य हम बार बार करना चाहते हैं। चलिए आगे समझते हैं इसको। तो व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं थॉर्नडाइक। इन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है। आइए थॉर्नडाइक के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को अमेरिका में हुआ था। उपाधि इन्हें दी गई थी आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो उत्तर है थॉर्नडाइक को कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कनेक्शनिज्म यानी संबंधवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इनकी प्रमुख रचना है एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने कहा कि सीखना अक्सर प्रयत्न और त्रुटि से होता है, यानी ट्रायल और एरर से होता है। इनका प्रयोग देखते हैं। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? पजल बॉक्स बिल्ली का प्रयोग इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा। बाहर निकलने का रास्ता केवल लीवर दबाने से खुलता था। शुरुआत में बिल्ली इधर उधर कूदती, पंजे मारती यानी प्रयत्न करती और त्रुटि करती, यानी उस बार बार प्रयत्न करती थी और उससे गलती होती थी। कई बार असफल होने के बाद सही लीवर दबाती और बाहर निकल जाती। अभ्यास से वह जल्दी सही तरीका सीख गई। यानी कि वो बिल्ली बार बार इधर उधर कूद रही थी, पंजे मार रही थी, पर लीवर को नहीं दबा पा रही थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि लीवर दबाने से हमें भोजन मिलेगा। फिर ऐसे ही इधर उधर कूदते हुए, पंजे मारते हुए अचानक से उसका पैर लीवर पे पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो उसने बार बार प्रयत्न किया और उससे गलती हुई, लेकिन आखिरकार उसने लीवर को दबा दिया और दरवाज़ा खुल गया। तो थॉर्नडाइक का कहना है कि बच्चे भी प्रयत्न और त्रुटि से ही सीखते हैं। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम को देख लेते हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए हैं। तत्परता का नियम में है जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार हो तभी वह बेहतर सीखता है। यदि मना हो या इच्छा शक्ति ना हो, सीखना धीमा या कठिन होगा। यानी अगर कोई रेडी है सीखने के लिए, तत्पर है किसी चीज़ को सीखने के लिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति है, तो वो किसी चीज़ को आसानी से सीख लेगा और अच्छे ढंग से सीख लेगा। लेकिन अगर उसकी इच्छा नहीं है, वो सीखना नहीं चाहता है, वो रेडी नहीं है, तो वो किसी चीज़ को सीखेगा लेकिन उसके सीखने की गति धीमी होगी और सीखना बहुत ही कठिन होगा। दूसरा है अभ्यास का नियम। जितनी बार प्रयास हो, संबंध उतना ही मजबूत होगा
और यदि अभ्यास बंद हो गया तो भूल भी हो सकती है, जो कि पढ़ाई में अक्सर होता है। उदाहरण के रूप में देखिए, अगर आप किसी विषय को या किसी तथ्य को, यदि आप किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं तो वो आपको याद रहेगा, लेकिन जब आप उसे बंद कर देंगे, जब आप अभ्यास करना बंद कर देंगे तो वो चीज़ धीरे धीरे भूल जाएगी। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। उस प्रतिक्रिया को व्यक्ति दोहराता है जिसे करने से अच्छी संतुष्टि देने वाला परिणाम मिला हो, और वह प्रतिक्रिया छोड़ देता है जिसे करने से बुरा अनुभव या असंतोष हुआ हो। यानी व्यक्ति वही कार्य करना चाहता है जिससे उसे संतुष्टि मिली हो और जिसका उसे अच्छा परिणाम मिला हो, लेकिन अगर असंतोष मिला हो, बुरा परिणाम मिला हो, तो वह कार्य व्यक्ति नहीं करना चाहता है। थॉर्नडाइक ने कुछ गौड़ नियम भी दिए हैं। आइए इनके गौड़ नियम को एक बार देख लेते हैं। पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। सीखने वाला बार बार अलग तरीके से आजमाता है। फ्रेंड्स, मैं एक बार यहाँ पर ऐसे ही आपको बता रही हूँ, इसके बाद इन सारे नियम के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। तो बहुप्रतिक्रिया के नियम में सीखने वाला बार बार अलग अलग तरीके से आजमाता है। मनोवृत्ति का नियम, व्यक्ति का दृष्टिकोण सीखने को प्रभावित करता है। आंशिक क्रिया का प्राधान्य नियम, किसी स्थिति के महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देकर सीखना। आत्मीकरण का नियम, पुरानी सीखी बातों का प्रयोग नई परिस्थिति में करना। साहचर्य का नियम, एक उद्दीपक से बनी प्रतिक्रिया को नए उद्दीपक से जोड़ना। फ्रेंड्स, अब हम एक एक नियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इन नियमों को आगे पीछे करके समझाया है। जैसे पहले यहाँ पर बहुप्रतिक्रिया का नियम दिया है, उसके बाद मनोवृत्ति का नियम दिया है, लेकिन मैंने जब आगे समझाया है तो थोड़ा आगे पीछे करके समझा दिया है। यानी पहले मैंने मनोवृत्ति का नियम समझाया है, उसके बाद और नियम समझाए हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको सारे नियम समझाऊंगी, एक भी नहीं छोड़ूंगी। पहला है मनोवृत्ति का नियम। अर्थ देखते हैं। सीखने की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सीखने वाले की मानसिक अवस्था, मनोवृत्ति और तैयारी कैसी है। जैसे यदि छात्र सकारात्मक मनोवृत्ति, रुचि और उत्साह से सीखता है तो जल्दी और अच्छे से सीखेगा। उदाहरण से समझते हैं। यदि बच्चा गणित को कठिन मानकर नकारात्मक मनोवृत्ति से पढ़ेगा तो सीखना मुश्किल होगा, लेकिन यदि वही बच्चा उत्साह और रुचि से पढ़ेगा तो सीखना जल्दी हो जाएगा। इसे कहते हैं मनोवृत्ति का नियम। दूसरा नियम है आत्मीकरण का नियम। मतलब समझते हैं। नई परिस्थिति में पहले सीखी हुई चीज़ों को तुलना या समानता से लागू करना, यानी पुराने अनुभव से नया समझना। उदाहरण से समझिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन के टच गेस्चर्स, स्वाइप पिंच जानते हैं तो नया ब्रांड का स्मार्टफोन भी उसी एनालॉजी से चला लेंगे, क्योंकि इंटरफेस के तत्व मिलते जुलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान उदाहरण से समझाया गया है कि नई परिस्थिति में पहले से सीखी हुई चीज़ों को तुलना या समानता से लागू करना, यानी पुराने अनुभव से नया समझना। तीसरा नियम है साहचर्य का नियम या साहचर्य स्थानांतरण का नियम। इसको साहचर्यता सिद्धांत भी बोलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार एक परिस्थिति में या एक सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान या कौशल तभी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित होगा जब दोनों परिस्थितियों में कुछ समान तत्व मौजूद हों। यानी अगर दो स्थितियों में मिलते जुलते तथ्य, क्रियाएं या अनुभव हों तो पहले सीखी गई चीज़ें दूसरी जगह काम आएंगी। आइए उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख गया है तो स्कूटर या मोटरसाइकिल सीखने में उसे आसानी होगी, क्योंकि दोनों में संतुलन और हैंडल पकड़ने के समान तत्व हैं। लेकिन अगर वही बच्चा तैरना सीखना चाहे तो साइकिल चलाने का अनुभव सीधे काम नहीं आएगा, क्योंकि तैराकी के तत्व अलग हैं। यानी अगर दोनों सीखने में समानता है, समान तत्व हैं, समान चीज़ें मिलती जुलती हुई हैं, थोड़ा बहुत अलग हो तो चलेगा, लेकिन समान चीज़ें हैं तो वह सीखना आसान हो जाएगा। आंशिक क्रिया का प्राधान्य नियम। मतलब किसी स्थिति के सबसे महत्वपूर्ण या प्रबल तत्वों जिन्हें पहचान कर ध्यान दिया गया हो का सीखने पर ज़्यादा असर होता है, वही दूसरी स्थिति में भी काम आते हैं। उदाहरण से समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। साइकिल चलाना सीखते समय संतुलन और हैंडलिंग का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
ये तत्व होने पर किसी स्कूटर या मोटरसाइकिल को सीखना आसान होता है। यानी आंशिक क्रिया का प्राधान्य नियम है कि जो अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं या किसी स्थिति में हैं, तो उस स्थिति का या उस क्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रबल तत्व होगा, जैसे साइकिल चलाने में संतुलन बनाना, हैंडल का संतुलन बनाना सबसे महत्वपूर्ण या प्रबल तत्व है, उसका सीखने पर ज़्यादा असर होगा। और वही तत्व हमारी दूसरी स्थिति में अगर हम कुछ सीखते हैं उसमें भी काम आएगा। बहुप्रतिक्रिया का नियम। जब कोई जीव या इंसान किसी समस्या का समाधान ढूंढता है तो वह कई तरह की प्रतिक्रियाएं करता है। बार बार प्रयास करके सही प्रतिक्रिया मिलने पर सीखना होता है। यानी ट्रायल एंड एरर से सही रास्ता खोजा जा सकता है। उदाहरण से समझिए, बिल्ली को पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अलग अलग हरकतें करनी पड़ती हैं, जैसे इधर उधर कूदना, पंजा मारना, दबाना, फिर अंत में सही लीवर दबाने पर बाहर निकलना सीखती है। छात्र गणित का सवाल हल करते समय कई बार अलग अलग तरीक़ों से कोशिश करता है और सही तरीका मिलने पर उत्तर निकाल लेता है। इसी को बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, यानी बार बार कई प्रकार की प्रतिक्रिया करना। शिक्षा में उपयोग और योगदान। यानी थॉर्नडाइक ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं और जितने भी प्रयोग किए हैं उनका शिक्षा में क्या उपयोग है और क्या योगदान है, आइए हम उसे देखते हैं। शिक्षक छोटे छोटे कदमों में सिखाएं और छात्रों को बार बार अभ्यास करने का मौका दें, ये इनके सिद्धांत का कहना है। सकारात्मक परिणाम मिलने वाला काम प्रोत्साहित करें। पढ़ाई तब करानी चाहिए जब बच्चा मानसिक रूप से तैयार हो। अधिगम यानी लर्निंग को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाया और ट्रायल एंड एरर से सीखने की प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप में दिखाया है थॉर्नडाइक ने। आइए अब हम दूसरे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को देखते हैं, जो हैं पावलोव। पावलोव ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आइए पावलोव के संबंध में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। इनका जन्म 14 सितंबर 1849 में रूस में हुआ था। योगदान इनका क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया इन्होंने। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है सन 1904 में। चिकित्सा विज्ञान में पाचन तंत्र पर शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इनकी प्रमुख रचना है कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस। आइए इनके सिद्धांत को देखते हैं। सीखना उद्दीपक प्रतिक्रिया के संबंध पर आधारित है। पावलोव ने दिखाया कि कुछ प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं, जैसे भूखे होने पर लार आना। यदि किसी अस्वाभाविक उद्दीपक जैसे घंटी की आवाज़ को बार बार प्राकृतिक उद्दीपक यानी भोजन के साथ पेश किया जाए तो एक समय के बाद घंटी सुनते ही लार आना शुरू हो जाता है, भले ही भोजन ना हो। इस नई प्रतिक्रिया को अनुकूलित प्रतिक्रिया कहा जाता है। आइए इनके सिद्धांत को इनके प्रयोग से समझते हैं। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। शुरुआत में भोजन आता तो लार आती, फिर घंटी बजाई जाती, उसके साथ भोजन दिया जाता। बार बार ऐसा किया जाता था, यानी पहले घंटी बजाई जाती थी, उसके बाद भोजन दिया जाता था। ऐसा पावलोव ने कई बार किया। बाद में सिर्फ घंटी बजाने पर भी लार आ जाती थी, भले ही भोजन हो या ना हो। यानी पहले अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजाई जाती थी, उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन दिया जाता था और बाद में कुत्ता प्रतिक्रिया करता था। लेकिन धीरे धीरे स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन को हटा दिया गया। सिर्फ घंटी बजाने पर ही यानी अस्वाभाविक उद्दीपक के होने पर ही कुत्ते की लार टपकने लगती थी। आइए इनके सिद्धांत की शर्तें और अवधारणाएं देख लेते हैं। लोप। यदि अनुकूलित उद्दीपक यानी घंटी के बाद प्राकृतिक उद्दीपक यानी भोजन ना हो तो यह संबंध धीरे धीरे टूटेगा और प्रतिक्रिया खत्म हो जाएगी। यानी अगर ये क्रिया बार बार ना की जाए, एक दो बार छोड़ दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर बार बार घंटी बजाने के बाद भोजन ना दिया जाए तो यह संबंध टूट जाएगा और कुत्ता जो प्रतिक्रिया कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा है पुनरुद्धार। कुछ समय बाद प्रतिक्रिया अचानक लौट सकती है, यानी कुछ समय बाद कुत्ते को फिर से ये चीज़ याद आ सकती है कि घंटी बजाने पर भोजन मिलेगा
भले ही यह चीज़ लगातार हो रही हो या ना हो रही हो। सामान्यीकरण, मिलते जुलते उद्दीपकों पर भी प्रतिक्रिया होना, यानी अगर घंटी ना बजे, घंटी की तरह कुछ और भी बजने लगे तो भी कुत्ते की लार टपकने लगेगी और उसे लगेगा कि हाँ, भोजन मिलने वाला है। विभेदन, सही और गलत उद्दीपक में अंतर करना सीखना। यदि बार बार ऐसा हो, यानी घंटी की जगह कुछ और बजे, तो कुछ समय बाद कुत्ता सही और गलत में अंतर जान जाएगा कि ये घंटी की आवाज़ है या किसी और चीज़ की आवाज़ है। कुछ समय बाद यह विभेद करना कुत्ता जान जाएगा और सही उद्दीपक के आने पर ही प्रतिक्रिया करेगा। आइए पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग और योगदान देख लेते हैं। आदत निर्माण, बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए बार बार सही उद्दीपक का प्रयोग करना चाहिए। बुरी आदतों को एक्सटिंक्शन से ख़त्म किया जा सकता है, यानी एक्सटिंक्शन यानी लोप। बुरी आदतों को लोप से ख़त्म किया जा सकता है। व्यवहार को उद्दीपक प्रतिक्रिया के आधार पर समझाया और भावनात्मक व आदतगत अधिगम को महत्व दिया। इनके सिद्धांत से बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है और बुरी आदतों को खत्म किया जा सकता है। कक्षा प्रबंधन और अनुशासन बनाए रखने में भी इनका सिद्धांत सहायक है। तीसरे मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर, और आइए अब हम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को समझते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों मनोवैज्ञानिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर जो भी पढ़ाया है उस एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं जो आपको 50 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ वो तो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप उन 50 के 50 क्वेश्चन आंसर को याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं स्किनर के बारे में। इनका जन्म 20 मार्च 1904 को अमेरिका में हुआ। इन्हें कट्टर व्यवहारवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और वॉल्डेन 2। आइए इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। सीखना सिर्फ प्रतिक्रियाएं देने से नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस प्रतिक्रिया के बाद क्या परिणाम मिलता है या क्या रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है। यानी इनका कहना है कि सीखना सिर्फ प्रतिक्रिया से नहीं होता है, बल्कि उस प्रतिक्रिया के बाद परिणाम क्या मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है या बुरा परिणाम मिलता है, सीखना इस पर भी निर्भर करता है। यदि एक क्रिया करने पर अच्छा परिणाम मिलता है तो उस क्रिया की संभावना बढ़ जाती है, बुरा परिणाम मिलने पर वह क्रिया घटती है। इन्होंने पुनर्बलन पर बहुत महत्व दिया है। आइए पुनर्बलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पुनर्बलन और दंड के प्रकार। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है कि पुनर्बलन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन अच्छे परिणाम जैसे कि इनाम से व्यवहार बढ़ता है। उदाहरण, होमवर्क पूरा करने पर शिक्षक द्वारा तारीफ या पुरस्कार देना, इसे सकारात्मक पुनर्बलन कहेंगे। नकारात्मक पुनर्बलन होता है किसी बुरी या परेशान करने वाली चीज़ जैसे डांटना के हट जाने से व्यवहार बढ़ता है। उदाहरण से समझिए, समय पर होमवर्क करना ताकि उसे डांट ना पड़े। डांट से बचना ही इनाम है यहाँ पर, यानी कि बच्चा किसी बुरी या परेशान करने वाली चीज़ से बचने के लिए व्यवहार या प्रतिक्रिया करता है। जैसे डांट से बचने के लिए बच्चा होमवर्क पूरा करता है और डांट से बचना ही उसके लिए इनाम है। दंड, बुरा परिणाम जैसे डांट सजा देने से व्यवहार घटता है। उदाहरण, बच्चा गलती करता है, शिक्षक डांटते हैं, वह गलती कम करेगा। आइए स्किनर के सिद्धांत से संबंधित कुछ अवधारणाओं को देखते हैं। आकृति निर्माण या शेपिंग, छोटे छोटे चरणों में सिखाना। स्किनर ने कहा है कि बच्चों को छोटे छोटे चरणों में सिखाना चाहिए, एक साथ सब कुछ नहीं सिखाना चाहिए। प्रोग्राम्ड लर्निंग और टीचिंग मशीन की संकल्पना स्किनर ने ही दी थी। आइए स्किनर के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग और योगदान देख लेते हैं। छात्रों को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार देना,
अनुशासन बनाए रखने हेतु नकारात्मक परिणामों का उपयोग करना। पाठ पढ़ाते समय भाग भाग में प्रगति की प्रशंसा और फीडबैक देना। व्यवहार को बदलने में पुनर्बलन की भूमिका इन्होंने स्पष्ट की है। यानी अगर बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तो हमें उससे पुरस्कृत करना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए नकारात्मक परिणामों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा में इन तीनों के सिद्धांतों का महत्व देख लेते हैं संक्षेप में। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहता है कि अभ्यास और सकारात्मक परिणाम से सीखना मजबूत होता है। पावलोव का सिद्धांत आदत निर्माण और अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। स्किनर का सिद्धांत इनाम और दंड से व्यवहार को नियंत्रित करने पर महत्व देता है। आइए अब हम इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों की तुलना करके देखते हैं। पहले थॉर्नडाइक को देखते हैं। इन्होंने ट्रायल और एरर का सिद्धांत दिया। सीखना अभ्यास और गलतियों से होता है, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत का कहना है। उदाहरण, बच्चा जूते के फीते बांधते समय बार बार गलती करके सही सीखता है। पावलोव, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक और प्रतिक्रिया को जोड़कर सीखना होता है। उदाहरण देखिए, स्कूल की घंटी सुनते ही छुट्टी की खुशी होना। स्किनर, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को इनाम और सज़ा से नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण, अच्छे अंक लाने पर इनाम मिलने से और मेहनत बच्चा करता है। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के उद्दीपक और प्रतिक्रिया यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। थॉर्नडाइक, बार बार कोशिश और सफलता या असफलता। बार बार कोशिश क्या है, स्टिमुलस यानी उद्दीपक है, और सफलता और असफलता रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया है। पावलोव, घंटी और भोजन स्टिमुलस यानी उद्दीपक है और लार टपकना रिस्पॉन्स है। स्किनर, क्रिया जैसे लीवर दबाना ये स्टिमुलस यानी उद्दीपक है। लीवर दबाने के बाद जो भोजन मिल रहा है वह परिणाम रिजल्ट ही रिस्पॉन्स है। आइए अब इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। थॉर्नडाइक ने दिया प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इनके मुख्य नियम हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौड़ नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का प्रधानत्व नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचर स्थानांतरण का नियम। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आगे आपको याद करने में आसानी होगी। पावलोव, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत के प्रमुख आधार है प्राकृतिक उद्दीपक यूसीएस, प्राकृतिक प्रतिक्रिया यूसीआर, प्राकृतिक उद्दीपक प्लस तटस्थ उद्दीपक जो कि घंटी थी, उसके बाद प्रतिक्रिया, लास्ट में क्या होता है तटस्थ उद्दीपक और शर्तीय प्रक्रिया, यानी उस तटस्थ उद्दीपक जो कि घंटी है उसके होने पर भोजन ही मिलना चाहिए, यह शर्तीय प्रक्रिया है। तो लास्ट में क्या होता है तटस्थ उद्दीपक यानी घंटी के साथ शर्तीय प्रक्रिया यानी घंटी बजने के बाद भोजन मिलना चाहिए। प्रक्रियाएं क्या हैं इनके नियम की, लोप, पुनरुत्थान, सामान्यीकरण, भेदभाव। आइए स्किनर के सिद्धांत को देख लेते हैं चार्ट पर। स्किनर, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। मुख्य अवधारणाएं हैं इनके सिद्धांत की सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, दंड और आकृति निर्माण। कठिन अवधारणाओं को भी हम सरल तरीके से समझ लेते हैं उदाहरण के साथ। उद्दीपक, कोई भी वस्तु या स्थिति जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, उदाहरण घंटी। जैसे कि किसी व्यक्ति, किसी बालक या किसी भी जीव के अंदर किसी कार्य को करने के लिए अगर कोई वस्तु, कोई घटना प्रेरित कर रही है, प्रेरणा दे रही है कि हम किसी कार्य को करें, तो वह वस्तु और वह घटना ही उद्दीपक है। जैसे स्कूल में घंटी लगते ही बच्चे जान जाते हैं कि अब छुट्टी हो गई है और वो बैग पैक करने लगते हैं, वह घंटी एक उद्दीपक है। और उन बच्चों का बैग पैक करना और घर जाने के लिए तैयार होना, यह प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया भी आप समझ चुके होंगे कि उद्दीपक पर दिया गया उत्तर, यानी जब कोई वस्तु, कोई घटना हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तो हम जो कार्य करते हैं वही प्रतिक्रिया है। जैसे कि घंटी सुनकर लार आना। पुनर्बलन,
सीखने को मजबूत करने वाला कारक। यह सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। सकारात्मक पुनर्बलन इनाम होता है। अगर हम बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो बच्चा कार्य करने के लिए और उत्साहित होगा। लेकिन अगर बच्चों को नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो वह नकारात्मक पुनर्बलन हट जाए, इसलिए भी बच्चा कार्य करेगा। अनुबंधन नई सीखने की प्रक्रिया जिसमें उद्दीपक और प्रतिक्रिया को जोड़ा जाता है। उदाहरण, घंटी प्लस भोजन बराबर लार, यानी इन तीनों के बीच में एक अनुबंधन हो गया, एक बंधन हो गया। पहले भोजन देने पर ही लार आता था, लेकिन जब घंटी बजाकर भोजन दिया जाने लगा तो सिर्फ घंटी से ही लार टपकने लगा, यानी इन तीनों के बीच एक अनुबंधन हो गया। लोप प्रतिक्रिया का धीरे धीरे समाप्त हो जाना। जैसे यह क्रिया जिसमें घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जाता था, फिर कुत्ते की लार टपकती थी, लेकिन अगर बार बार हम घंटी बजाएंगे और भोजन नहीं देंगे तो इस प्रतिक्रिया का लोप हो जाएगा, यानी कुत्ता जान जाएगा कि घंटी बजने पर अब भोजन नहीं मिलने वाला है और वह प्रतिक्रिया नहीं करेगा और धीरे धीरे प्रतिक्रिया समाप्त हो जाएगी। सामान्यीकरण समान उद्दीपकों पर भी प्रतिक्रिया होना, यानी घंटी जैसा अगर कुछ और भी बजे तो कुत्ते की लार टपकने लगेगी और उसे लगेगा कि अब भोजन मिलने वाला है। भेदभाव यानी सही और गलत उद्दीपक में अंतर कर पाना, यानी कुछ समय बाद कुत्ता यह जान जाएगा कि वह घंटी नहीं है बल्कि घंटी की तरह कुछ और बज रहा है और वह उन दोनों में अंतर कर पाएगा और घंटी के बजने पर ही उसकी लार टपकेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों, उनके प्रयोगों और उनके संबंध में एक सामान्य जानकारी ले ली है और मुख्य अवधारणाओं को भी समझ लिया है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इन्हें फ्रेंड्स आप ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 100% ये आपके एग्ज़ाम में आने हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सीखना अधिगम। सीखना या अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति का क्या बदलता है, तो उत्तर है व्यवहार। फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और पूछा जाता है सीखना या अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें इन चारों में से व्यक्ति का क्या बदलता है या इनमें से व्यक्ति का क्या बदलता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको एक पर टिक लगाना होगा। ये फ्रेंड्स जो मैं आपको दे रही हूँ ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ही थे, पर मैंने इस वीडियो को बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इसे 1 लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है और आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर विस्तार से आपको नहीं समझाऊंगी। दूसरा प्रश्न, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत में सीखने को किस रूप में देखा जाता है? उत्तर, उद्दीपक अनुक्रिया या स्टिमुलस रिस्पॉन्स के रूप में। प्रश्न 3, आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो उत्तर है E.L. थॉर्नडाइक। प्रश्न 4, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का नाम क्या है? उत्तर, प्रश्न एवं भूल का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत। प्रश्न 5, थॉर्नडाइक ने कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया? उत्तर है पजल बॉक्स, बिल्ली पर प्रयोग किया। प्रश्न 6, थॉर्नडाइक की पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस कब प्रकाशित हुई? उत्तर है 1911 में। प्रश्न 7, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना अक्सर किस प्रक्रिया से होता है? उत्तर है प्रयत्न और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर से। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो उत्तर है 3। प्रश्न 9, थॉर्नडाइक का पहला मुख्य नियम कौन सा है? उत्तर है तत्परता का नियम। प्रश्न 10, थॉर्नडाइक का वह नियम जो अभ्यास को सीखने की मजबूती से जोड़ता है? उत्तर है अभ्यास का नियम। प्रश्न 11, वह नियम जो संतोषजनक परिणाम मिलने पर प्रतिक्रिया दोहराने की बात कहता है? उत्तर है प्रभाव का नियम। प्रश्न 12, कौन सा सिद्धांत ट्रायल एंड एरर पर आधारित है? उत्तर है थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत। प्रश्न 13, बहुप्रतिक्रिया किसका गौड़ नियम है? उत्तर है थॉर्नडाइक का। प्रश्न 14, पुरानी सीखी बातों का प्रयोग नई परिस्थिति में करना क्या कहलाता है? उत्तर है आत्मीकरण या सहचर्य स्थानांतरण। यह थॉर्नडाइक का गौड़ नियम है। प्रश्न 15, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की सबसे बड़ी विधि क्या है? उत्तर है प्रयत्न और त्रुटि। प्रश्न 16, इवान पेट्रोविच पावलोव का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है रूस में। प्रश्न 17,
पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस विषय पर शोध करने के लिए मिला था? उत्तर है पाचन तंत्र पर शोध के लिए 1904 में मिला था। प्रश्न 18, पावलोव ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? उत्तर है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। प्रश्न 19, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया गया? उत्तर है कुत्ते पर। प्रश्न 20, पावलोव की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर है कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस। प्रश्न 21, क्लासिकल कंडीशनिंग में नया उद्दीपक कौन सा होता है? उत्तर है घंटी। प्रश्न 22, पावलोव के प्रयोग में प्राकृतिक उद्दीपक क्या है? उत्तर है भोजन। प्रश्न 23, पावलोव के प्रयोग में प्राकृतिक प्रतिक्रिया क्या थी? उत्तर है लाव का स्राव। प्रश्न 24, जब अनुकूलित उद्दीपक के बाद प्राकृतिक उद्दीपक ना हो तो प्रतिक्रिया का खत्म होना क्या कहलाता है? उत्तर है लोप। प्रश्न 25, मिलते जुलते उद्दीपकों पर भी प्रतिक्रिया होना क्या कहलाता है? उत्तर है सामान्यीकरण। प्रश्न 26, सही और गलत उद्दीपक में अंतर करना सीखना क्या कहलाता है? उत्तर है विभेदन। प्रश्न 27, स्पॉन्टेनियस रिकवरी या स्वतः पुनरुद्धार किसका भाग है? उत्तर है पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग का। प्रश्न 28, शिक्षा में पावलोव के सिद्धांत का क्या महत्व है? उत्तर है आदत निर्माण और अनुशासन बनाए रखना। प्रश्न 29, B.F. स्किनर का जन्म कब हुआ? उत्तर है 20 मार्च 1904 को। प्रश्न 30, स्किनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? उत्तर है कट्टर व्यवहारवाद विचारधारा के। प्रश्न 31, स्किनर का अधिगम सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्तर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत। प्रश्न 32, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया गया? उत्तर है चूहे और कबूतर पर। प्रश्न 33, स्किनर के प्रयोग में इस्तेमाल किए गए विशेष बॉक्स का नाम क्या है? उत्तर है स्किनर बॉक्स। प्रश्न 34, स्किनर की पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म कब प्रकाशित हुई? उत्तर है 1938 में। प्रश्न 35, ऑपरेंट कंडीशनिंग में सीखने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? उत्तर पुनर्बलन। प्रश्न 36, सकारात्मक पुनर्बलन क्या करता है? उत्तर अच्छे परिणाम यानी कि इनाम से व्यवहार को बढ़ाता है। प्रश्न 37, नकारात्मक पुनर्बलन क्या करता है? उत्तर परेशान करने वाली चीज़ हट जाने से व्यवहार बढ़ता है। प्रश्न 38, दंड यानी पनिशमेंट का उपयोग व्यवहार पर क्या प्रभाव डालता है? उत्तर बुरे परिणाम से व्यवहार घटता है। प्रश्न 39, छोटे छोटे चरणों में सिखाना क्या कहलाता है? उत्तर आकृति निर्माण या शेपिंग। प्रश्न 40, प्रोग्राम्ड लर्निंग और टीचिंग मशीन की संकल्पना किसने दी? उत्तर B.F. स्किनर ने। प्रश्न 41, कौन सा सिद्धांत इनाम और दंड पर आधारित है? उत्तर स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत। प्रश्न 42, शिक्षा में स्किनर के सिद्धांत का क्या महत्व है? उत्तर इनाम और दंड से व्यवहार नियंत्रित करना। प्रश्न 43, पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर में से किसने बिल्ली पर प्रयोग किया? उत्तर है थॉर्नडाइक ने। प्रश्न 44, ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया गया? उत्तर है चूहे पर। प्रश्न 45, अधिगम का क्या अर्थ है? उत्तर अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। प्रश्न 46, पुनर्बलन अधिगम में क्यों आवश्यक है? उत्तर यह सीखने को मजबूत और स्थायी बनाता है। प्रश्न 47, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर तीनों किस प्रकार के अधिगम से जुड़े हैं? उत्तर है व्यवहारवादी सिद्धांत से। प्रश्न 48, पावलोव के सिद्धांत में लार आना क्या है? उत्तर प्रतिक्रिया। प्रश्न 49, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अभ्यास का क्या महत्व है? उत्तर यह संबंध या कनेक्शन को मजबूत करता है। प्रश्न 50, स्किनर के अनुसार सीखने का आधार क्या है? उत्तर क्रिया परिणाम यानी कि पुनर्बलन पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं और मैंने इस वीडियो में आपको जो कुछ भी पढ़ाया है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखकर इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा।
वैसे तो मैंने इसे एकदम सिंपल तरीके से बताया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और ये एक नोट्स ही है जो मैंने खुद बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।